अनूप शर्मा, जो कि कल बहुत अच्छा सुंदर संचालन कर रहे थे। उन्होंने अपनी जगह मुझे दे दी। आइए ना, मैं आपको निमंत्रित करता हूँ कि आप अपनी कविता सुनाएं। नमस्कार, मेरा कविता का शीर्षक है नई सोच का सूरज। नई सोच का सूरज। अंधेरों से लड़ना है, दीप हमें जलाना होगा, हर मन में उम्मीदों का नई फूल खिलाना होगा। नफरत की आगों से अब दूरी हमें बनानी है, प्रीति की पावन गंगा फिर से यहाँ बहानी है। स्वार्थ की संकीर्ण गलियां सभी को हमें छोड़नी होगी, सत्य की उजली राहों को अपनी तरफ मोड़नी होगी। कर्म को पूजा मानो, धर्म को सेवा जानो, कर्म को पूजा मानो, धर्म को सेवा जानो। हर दिल में अब प्रेम का दीपक हमें जलाना है। शिक्षा में संस्कार भी हो, बस अंकों का न हो बोझ। ज्ञान बने उजियारा, मिटे हर मन का संतोष। बुजुर्गों को सम्मान मिले, युवाओं को दिशा मिले, तभी बनेगा सुंदर देश, सुंदर समाज सृष्टि का। जहाँ रोटी का सवाल अब भी सब हम सब को चला रहा है, वहाँ कविता ही नहीं नीति बदलाव ला रहा है। जहाँ शोषण के साए मेहनत भी रो रहा हो, उठो अब वहाँ न्याय का हमें दीपक भी जलाना है। गाँव को सड़कों से जोड़ो, प्यासे खेतों को जल दो। गाँव को सड़कों से जोड़ो, प्यासे खेतों को जल दो। धर्म का मतलब हो करुणा, न कट्टरता का चाल बुनो। हर बच्ची के सपनों को खुला आसमान मिले, नारी होना तवाब में उसे भी पहचान मिले। चलो अब नए प्रश्न पूछे खुद से, क्या हमने समाज गढ़ा है, या बस चमकते नगरों में गाँवों को लुटा दिया है। जागो अभी भी समय है, तुमको कलम उठानी है, विचारों की मसाल से नई दिशा दिखानी है। चलो मिलकर एक दीप जलाए, नव समाज के निर्माण करें। सत्य राह पर चलना सीखकर ज्ञान से प्रकाश भरे। सत्य राह पर चलना सीखकर ज्ञान से प्रकाश करें। धन्यवाद। अनूप जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा एक गायक छुपा है, एक 4 दिन के बाद हमें मालूम हुआ। आप वहाँ हमारे रूप में गाना गुनगुनाते थे, लेकिन बहुत अच्छा गायक की तरह आपने ये कविता हमारे सामने पेश की। आपकी कविता थी नई सोच का सूरज, जिसमें आपने स्वार्थ, सत्य की राह, कर्म पूजा, धर्म की सेवा, शिक्षा में संस्कार, गाँव को सड़कों से जोड़ना आदि बहुत बहुत अच्छी बातें आपने इस रचना में बता दी। आपका फिर से खूब खूब अभिनंदन। आगे की प्रश्न है जैन आचार्य फ्रॉम आसाम। आइए। पुनः सबको नमन करते हुए मैं अपना कविता वाचन करना चाह रहा हूँ। और
ये कविता हाल ही में पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी असम के जो वार्षिक पत्रिका है उसमें छपा हुआ है। तो मेरा कविता का शीर्षक है पिता। पलकों में बिठाया, बालों में खिलाया, सब कुछ त्याग करके तुमने मुझे सशक्त है बनाया। आज भी लगता है तुमको कि मैं नादान हूँ, एक कोमल फूल हूँ। डरते हो कहीं बिखर न जाऊं मैं, कहीं टूट न जाऊं मैं। अद्भुत है सोच और विचार तुम्हारे, उदार हृदय है, विवेकवान मन तुम्हारा अभय है। संघर्ष कर रहा हूं मैं तुम्हारे विचारों को हथियार बनाकर, दया प्रेम और करुणा का दीपक जलाकर। मैं लक्ष्य की ओर बढ़ चुका हूं, लक्ष्य पाकर के लौटूंगा। मेरे साथ तुम्हारी दुआओं की बरकत, तुम्हारे दिए हुए संस्कारों की सोबत। हारना तुमने सिखाया नहीं, हर परिस्थिति से लड़ लूंगा। ये जीवन समर्पित दूंगा। धन्यवाद। बनूंगी मैं कामयाब, यह मेरे सपनों की परछाई कहती है। बनूंगी मैं कामयाब, यह मेरे सपनों की परछाई कहती है। उठकर जब कलम उठाती हूँ तो हकीकत दिखाई देती है। नहीं है सपनों की आसान ये दुनिया, परछाई कहती है। पर कामयाबी की उड़ान मुझे अपने आज में ही दिखाई देती है। फिर जब भी मैं कलम उठाती हूँ तो भविष्य की परछाई मुझे अपने कल में ही दिखाई देती है। धन्यवाद। पलक मिश्रा ने अपनी सपनों की परछाई इस कविता में बनूंगी मैं कामयाब, बनूंगी मैं कामयाब ऐसे कई रचना द्वारा बहुत अच्छा एक कविता स्वरचित की है। मैं पलक मिश्रा को धन्यवाद देता हूँ। आगे की प्रश्नार्थी है अंकिता कुमारी। मैं आपके समझ एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें कुछ भूल गलती हो तो इसमें सुधार कीजिएगा। तथा शीर्षक है आशा। इस आशा को उम्मीद रखते हुए मैंने कविता लिखी है। मन जब सहन चाहता है तब हमारे हृदय में एक कंपन सा होता है। मन जब सहन चाहता है तब हमारे हृदय में एक कंपन सा होता है। जो हम सोचे या चिंतन किए होते हैं वो कार्य करने में असक्षम प्रतीत होता है। तब हमारे जीवन के आदर्श को देखकर एक आशा की रोशनी प्रज्वलित होती है। उस आशा की रोशनी में मिलती है हमें ऊर्जा और फिर हृदय में चलती है एक विश्वास। उस आशा की उमंग से ही कर लेते हैं हम सभी छोटे छोटे मनुष्य अपने सपने की तरफ है। मन की बात मन में रह गई है। मन की बात मन में रह गई है। जो कहना था मुझे वो दिल में दब गई है। आंखों में बस दर्द ही दर्द छपा है। ना देखो इसे दर्द ही दर्द भरा है। ना ढूंढो मुझे इन दर्दों में, मैं खो गई हूँ। निकलना था मुझे इन दर्द से पर इन आंसुओं में बह गई हूँ। ओ मेरे यार। तो कविता का वाचन है। ख्वाब संजोए रही आएंगे आप एक बार। ख्वाब संजोए रही आएंगे आप एक बार। चारों पहर राह कांपते रही, इस विश्वास में कि दीदार हो हर बार। इस विश्वास में कि दीदार हो हर बार। सादगी ताजगी का सांस पड़ी, लव सृजन का एहसास लिए। भोली भाली मैं भी दिलवाली कर बैठी दिल दीवान की। यूं बेशुमार बहार में, खुले आसमान की वादियों में, पेड़ पौधे फूलों से लदे हरे भरे। तन मन की द्वार में यौवन के आए, यूं आपकी इंतजार में। हृदय के आलम में स्मृति ये उमड़ आए। रोम रोम सब आनंदित से थिरकने लगी। जब कोई ठहाके मारकर हंस दे, तो सारी मनमोजी बातें खिल उठी। फिर एहसास की आप कितनी दूर हो, वो मेरे जाने साथ। जिसने मुझसे लम्हा लम्हा की प्यारी बातें बड़े ही
याराना अंदाज में कह गए, ओ मेरे दिलदार। अक्सर बेदरद वो दरिया तेरी लिए बतियाते गुनगुनाती कभी बेखुदी होकर। हम ये भूलने वाले नहीं, हम ये भूलने वाले नहीं, यार तुम भी ये ना भूलने वाली। आज भी उन मीठे अल्फाज को मानो सुनने को बेबावली सी बेसब्री बड़ी ये मेरी बसर। कहाँ चले गए ओ मेरे यार, कहाँ चले गए ओ मेरे यार। पिता नहीं है मतलब तुम असहाय हो, जो कहेंगे वही सुनेगी, जैसे रखो वैसे ही रहेगी, जो करेंगे सहती रहेगी, क्योंकि पिता नहीं है इससे, सिर्फ शादी की। वाद विवाद संवाद में, अस्तित्व की लड़ाई में, जीवन की हर एक पड़ाव में अकेली आग अपने अंदर कब तक जलाते रखेगी, क्योंकि पिता नहीं है इसकी। मेरी अस्तित्व की लड़ाई सिर्फ मेरी है, मेरी कल इसी पर निर्भर है। जन्म के साथ कर्म बंधन गीता का साथ कहता है, अब किसी प्रहार का कोई प्रभाव नहीं। हमें पता है अपना मूल्य, इतने भी हम नादान नहीं। सारी विद्रोही आवाजों को कुचलना जान गए, ओह पिता नहीं है इसके, अब ना कहेंगे, अब ना कहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सपना मंगल मैडम। आपने लड़कियों के पिता नहीं है इस कविता में असहाय जैसे ये वह शादी क्यों अस्तित्व लड़ाई पिता का साथ विद्रोही आवाजों को उचला जाना आदि बातें कहकर आपकी ये जो कविता है की रचना है बहुत अच्छी की है। काफी पुराने दिनों में प्रेम चिट्ठियों से नहीं मर्जन से भेजा जाता था। मर्जन यानी गेहूं के आटे में या के जो घी डालकर लड्डू के शेप में करके भेजा जाते हैं। गेहूं के आटे में घी की गर्म सांस, मीठी लड्डू सा गोल प्यार और हर कतरे में छुपा एक दिल का हल्का सा कपड़ा। मैं सोचता हूँ कैसे वो लड़का अपने दोस्त के हाथ में थोड़ी सी हिचक, थोड़ी सी उम्मीद और ढेर सारी मोहब्बत साथ बांधकर बेचता होगा, और लड़की जब अपने हाथों में मर्जन का वो छोटा सा तोहफा पकड़ती होगी तो क्या उसे भी घी की महक के साथ उसके दिल की धड़कन सुनाई देती होगी। कहते हैं मर्जन मीठा होता है, पर उससे ज्यादा मीठी वह रास्ता होती है जिस पर प्रेम चलता हुआ किसी और के हाथों में अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। काश आज भी मैं तुम्हें किसी पुराने अंदाज में मर्जन पेश पाता, ताकि तुम जान सको कि मेरी मोहब्बत आज की उतनी गहरी, उतनी ही धीमी आंच पर पकी और उतनी ही मीठी है जितनी पहले जमाने की मर्जन की एक छोटी सी थी। इसके साथ मैं छोटा सा कविता पेश करना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है बैठना। यहाँ पे बच्चों को ध्यान दीजिएगा, कुछ भी टॉपिक को लेकर आप लिख सकते हैं। बैठना यानी कि कंबल जो या के बाल और शीप के ऊन से बुनते हैं। बैठना बेर की ऊन से बुना वो कंबल अधिकतर सफेद रंग का अपनी सादगी में बेहद सुंदर होता था। गरीबी के कारण और घर में बच्चों की अधिकता से कंबल उपलब्ध नहीं होते थे। भाई और दोस्तों से मिलते वक्त जो बातें होती हम जोर जोर से हंसते रहते। ठंड के दिनों में रात को बैठना ओढ़ने में काफी तकलीफ होती। कंबल ज्यादा लंबा नहीं था, बस गर्दन तक ही रख पाता। कभी नींद में माथे पर खींचते तो पैर खुल जाते। ऊपर से कंबल का रूखापन शरीर पर तेज चुभता। इस तरह रात भर नींद नहीं आती थी। एक बार मैंने गुस्से में आपा से कहा, यानी पिताजी,
तो पिताजी ने बताया ठंड के मौसम में ज़्यादा खेलना नहीं है, बस कंबल ओढ़ कर चुपचाप सो जाओ, अच्छी नींद आएगी। उस रात सच में बहुत अच्छी नींद आई थी। आज घर में चीन के मुलायम कंबल कई है और अपनी मर्जी से ओढ़ते हैं, मगर अब वो सुकून की गहरी नींद कभी पूरी नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती। बहुत मैं अंजलि कुमारी दास DDV कॉलेज की छात्रा आज आप सबके समक्ष अपने लघु कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज सर ने आपने कहा था कि कोई लघु कथा लिखने की अभी के समय में लघु कथा लिखनी होनी चाहिए, इसलिए मैंने एक लघु कथा लिखा जिसका शीर्षक है ग्रामीण जीवन। वह खेत खलिहान, रंगमय माहौल और चिड़ियों की चहचहाहट मानव प्रकृति को अपनी ओर समेटी हुई है। लोग हो या फिर कोई जीव ही क्यों ना हो, उनका व्यक्तित्व इतना सरल है कि कहना ही क्या। मेरा मन भी उसी बहती अमृत रूपी झरनों में बसा हुआ है, जिसे याद करते ही मेरी आंखें सावन भादों जैसे बरसने लगती है। बात रहन सहन की हो या मानविकता की या उनके व्यक्तित्व के आचरण की, देहात के निपुण लोग हैं जिसके पास अच्छी शिक्षा उपलब्ध ना हो, वे बड़े अफसर काबू की नैतिकता रखते हैं। मानवता हो या मानविकता, उनकी सोच काफी हद तक हम शहरी लोगों से अच्छी है। बात यहाँ शहर है, गांव की नहीं है। चंद गांव ही पूरे देश का आदर्श प्रस्तुत करती है। इसी कारण मेरा मन शहरी होते हुए भी उस गांव की झोपड़ियों में बसा है, जहाँ आज भी त्रेता युग में श्री राम जी का वनवास काटा। उसी झोपड़ी में जहाँ श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा रहते हैं, उसी झोपड़ी में जहाँ आज भी अन्नदाता भूखे पेट सोते हैं। धन्यवाद। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक वनवास है, छोड़ काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल तो गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। मैं नाम एक आकाश दो देश, ये कविता जो है छपा नहीं है, आप शायद की प्रति भी नहीं है, फिर भी ये प्रमाण है कि उन्होंने पहली बार ये कविता रचना हिंदी में की थी। तो उससे जो हिंदी की रचनाएं पहले देखने को मिलती है। फिर आगे चलकर उन्होंने हिंदी की इस कविता के बाद में बहुत सारे आसानी से उन्होंने अपनी रचनाएं जारी की। इसके बाद जो है जुगसी श्रीराम, जो बहुत ही उन्होंने वो फिलहाल भी है, उनका मतलब कि उनको वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनकी गुरु थे संध्याल, मैं पूरा नाम याद नहीं आ रहा मुझे, पर संध्याल करके था। उनकी जो उसमें जो है छत्र छाया में जो है उन्होंने हिंदी की रचना करना शुरू किया था। उन्होंने उपन्यास रचे, उसके बाद फिर कहानियाँ रची, उसके बाद जो है हालांकि उनसे ही जुगसी श्रीराम से ही हिंदी की रचनाएं आरंभ मानी जाती है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद इनके बाद जो है फिर उनके बाद जो है धीरे धीरे हिंदी की बहुत सारे जो नव लेखक हैं वो उभर कर आए हैं, जैसे जमुना बीनी है, जोरा यालम है। तो ऐसे ही उनके बाद जो है कई सारे नव लेखन आते हैं, जैसे कि हमारे जो जी है वो मोनपा कम्युनिटी की सबसे पहली
कवि हैं, हिंदी कवि हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश की। और उसके बाद में रेमोन लोगो है, तो ऐसे ही करके कुछ नव लेखक अभी हिंदी में रचना करने लगे हैं। इतना ही है। রাজ্য থেকে আগত শিক্ষার্থীদের স্নেহ ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি। প্রথমে আমি একটু পরিচয় দিই। আমি মায়া সামন্ত। আমি এই কলেজে 5 বছর পড়াশোনা করেছি, 11, 12, ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, বাংলা অনার্স। হ্যাঁ, এবং पाँच वर्ष उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की है। और जब मैडम पढ़ती थी तो उस समय 12 और ग्रेजुएशन कॉलेज में होता है। এই স্টেজে আমি পত্রপত্রিকার জন্য অনেক সার্টিফিকেট পেয়েছি, প্রাইজ পেয়েছি। বাংলাতে পত্রপত্রিকা সেলফ রাইটিং স্টোরি, সেলফ রাইটিং পোয়েট্রি, সেলফ রাইটিং এসেটা মোটামুটি হতো, আর দুটোতে আছে। যাই হোক, তো এই কলেজে অনেক পুরনো স্মৃতি বিজড়িত। আর আমার মনে পড়ছে 1993 সালে আমি যখন প্রথম এই কলেজে আসি, এটাই ছিল সেমিনার হল, এখান থেকেই আমি প্রাইজ নিয়েছি। যাই হোক, খুব ভালো লাগছে। আর নবলেখক শিক্ষা, হিন্দি শিক্ষা শিবিরে দৌলতে অনেক ট্যালেন্টকে দেখলাম। তো খুব ভালো লাগছে যে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। বিভিন্ন ভাষার সাথে আমরা পরিচিত হলাম এবং অনেক হিন্দি ভাষীদের ভাষণ থেকে, বিশেষ ব্যক্তিদের ভাষণ থেকে হিন্দি বলতে উৎসাহী হলাম। হিন্দি আমি লিখতেও পারি। ক্লাস 6 পর্যন্ত আমাদের সাবজেক্ট ছিল, একটা পেপার ছিল হিন্দি, সেই জন্য আমি হিন্দিও লিখি। তো কিন্তু বলতে পারি না, বলতে খুবই অসুবিধা। যাই হোক, তো এবার আমি নিজের রচনা একটা ছোট্ট কবিতা বলছি, সাংকেতিক কবিতা, নামটা সাংকেতিক। কবিতার নাম ও। এই কলেজে আমি প্রথম কলম ধরেছি পত্রপত্রিকার জন্য, কবিতা, গল্প এগুলো লেখার জন্য। ওকে আমি এনে দিই গোলাপ, ওর চোখের সামনে দোলায় রজনীগন্ধা, ও ফিরেও দেখে না, ও শুধু চারিদিকে খুঁজে বেড়ায় দুমুঠো ভাতের গন্ধ। ওকে আমি এনে দিই অনেক অনেক বই, রবি ঠাকুর, শরৎবাবু, শেক্সপিয়ার, মিল্টন। ও সব ছিঁড়ে তছনছ করে, শুধু অক্ষত পড়ে থাকে বর্ণ পরিচয়। ও মাটির চোখ নিয়ে আমাকে দেখে, আমি বিবেকের কাছে হেরে যাই। একটু হিন্দিতে, বাংলাতে বলি যে আমার দেশে, ভারতবর্ষের कवि, लेखकों, रचनाकारों, आलोचकों, निबंधकारों को मैं बधाई देता हूँ। आप यूं ही रचना करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप में से कई, खास करके दोर्जी जी, एक जो है स्थापित उभरते हुए कवि हैं, और उनकी रचनाएं कल भी मैंने कहा था